जय हिंद बालकों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आप अपनी प्रिपरेशन को एक शार्प एज दे रहे होंगे, लगातार लगे हुए होंगे, पूरी ईमानदारी से लगे हुए होंगे और अपने टाइम का भरपूर यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। चाहे वो क्वेश्चंस के सॉल्व करने को लेवल को लेकर के हो या एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस हो, आप पूरी तरीके से आप उसमें लगे हुए होंगे और आप इस समय को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दे रहे होंगे। पूरी तरीके से आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने में लगे होंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था पॉलीमर, जिसका बेसिक का लेक्चर हमने आपको बता रखा था कि पॉलीमर क्या है, कितने टाइप के होते हैं। और अब हम लोग मेनली इस लेक्चर में डील करेंगे दो प्रकार के पॉलीमर, एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर। चलेगा? तो उम्मीद करता हूँ आप तैयार हो गए होंगे। अगर नए हैं आप हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप तक हमारे नए नए वीडियोज़ या नई एक्टिविटीज़ पहुंचती रहे बिना किसी हिंड्रेंस के। और अगर आप पुराने हैं तो कम से कम लाइक बटन दबाएं, जिससे कि ये क्लियर हो सके कि नहीं आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलेगा? मैं डॉक्टर अमित कुमार पांडे। तो शुरू करें हम लोग। चलिए, एक्चुअल में जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है पॉलीमराइजेशन वाले टॉपिक पर। तो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, इसको कौन से पॉलीमर देते हैं इसको ध्यान देना है, या कौन से मोनोमर आप इस तरीके का पॉलीमराइजेशन देंगे। तो वो आमतौर पे वो मोनोमर होते हैं जिनमें कि मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे कि एल्कीन हो गए या एल्काडाइईन हो गए या इनके डेरिवेटिव्स। इनके डेरिवेटिव से मतलब जैसे स्टाइरीन हो गया, जैसे विनाइल क्लोराइड हो गया। तो ये सब एक तरीके से बोल सकते हो कि एल्कीन में हाइड्रोजन हटा करके बेंजीन रिंग लगा दिया तो वो स्टाइरीन बन गया, हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन लगा दिया तो वो विनाइल क्लोराइड बन गया। तो ये इसके डेरिवेटिव हो गए। तो ये लोग मेनली इस तरीके का पॉलीमराइजेशन देते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन देंगे, जिसमें दो मोनोमरिक यूनिट जब आपस में ऐड होगी तो कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। दूसरी बात, इस तरीके का पॉलीमराइजेशन बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कई ऐसे भी मिलेंगे जिसमें कि आयनिक मैकेनिज्म को भी देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्टली किस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन फॉलो होंगी? फ्री रेडिकल से फॉलो होती हैं। वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जिसमें कि 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और क्या चीज आपका टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में हम फ्री रेडिकल इनिशिएटर लेते हैं जो रिएक्शन को स्टार्ट कराएगा। प्रोपोगेशन स्टेप 2 या 3 स्टेप में चलता है जिसमें कि मेन पॉलीमर आपका बनता है, और टर्मिनेशन स्टेप रिएक्शन को स्टॉप करने वाला होता है। तो ये 3 स्टेप से होकर गुजरेगा, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। नाउ अगर हम एग्जांपल देखें कि आपके एनसीईआरटी में किन किन पॉलीमर्स को एडिशन पॉलीमराइजेशन में कंसीडर किया गया है, तो उसमें पॉलीथीन आता है। पॉलीथीन के दोनों फॉर्मेट, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। इसी तरीके से पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, टेफ्लॉन, पान, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूना एन और ब्यूना एस। ये दो अलग अलग हैं, तो 2 बार लिखने की जगह N/S कर दिया, ब्यूना एन और ब्यूना एस। रबर है, सिंथेटिक रबर है, जिसे आप नियोप्रीन भी बोलेंगे, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हम इन पॉलीमर्स को एडिशन पॉलीमराइजेशन में कंसीडर करते हैं या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में कंसीडर करते हैं। चलेगा? एक की मैकेनिज्म प्रॉपर्ली समझ लेंगे और बाकी में फिर ट्रिक की सहायता से कैसे मोनोमरिक यूनिट आपस में जुड़ती है, कैसे रिपीटिंग यूनिट बनती है, कैसे पॉलीमर दिखाई पड़ता है, इन तीनों बातों को इन सभी में बारी बारी से कंप्लीट कर लेंगे। चलेगा? तो चलिए हम एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को देखते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा। ठीक है जी? चलिए, तो बालकों जैसा कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, इसमें हमने n मोल इथाइलिन के हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड कैटलिस्ट। तो ऐसी स्थिति में हमको रिपीटिंग यूनिट मिलती है और फिर बनता है पॉलीमर, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? पॉलीथीन के नाम से जानते हैं।
तो एक्चुअल में ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसके अगर आप स्टेप पर ध्यान देंगे, इसके अगर आप मैकेनिज्म पर ध्यान देंगे तो इसमें 3 स्टेप जाता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप, ठीक, इनिशिएशन स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस स्टेप में जो आप फ्री रेडिकल इनिशिएटर लेते हैं, चाहे आप टर्शरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड लें या बेंजोइल पेरोक्साइड लें, तो इनमें से कोई भी लेंगे और अगर पेरोक्साइड लिंकेज है, सपोज करिए मैंने बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया ऐसे, ये तो जो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है ये बड़ा ही अनस्टेबल होता है, खास तौर से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। ये हमने एक फोटॉन का सिंबल लिया है। तो ऐसी स्थिति में ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा, और जब ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करेगा तो ये 2 बेंजोइल फ्री रेडिकल बनाता है ऐसे। ये फ्री रेडिकल वेरी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। आप देख रहे हैं कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिनाइल और कार्बन के बीच में, ये भी होमोलिटिक मैनर में क्लीव करेगा और कौन सी गैस निकालता है, CO2, और साथ में देगा फिनाइल फ्री रेडिकल। ये इनिशिएटर का काम करता है। कैसे इनिशिएटर का काम करता है, ये जो आपका फिनाइल फ्री रेडिकल है ये इथाइलिन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और इसमें मौजूद जो पाई बॉन्ड है वो फिर होमोलिटिकली क्लीव करता है, अटैक करेगा ये इसके ऊपर, तो ये फ्री रेडिकल मिलकर के बॉन्ड बना लेगा और हमारे सामने इस तरीके की व्यवस्था आएगी, चलेगा। दैट इज द कौन सा स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। एंडोथर्मिक होता है, हीट रिक्वायर करता है, क्योंकि बॉन्ड तभी ब्रेक करेगा जब एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। नाउ इनिशिएशन के बाद अगला स्टेप आता है प्रोपगेशन स्टेप। इसी स्टेप में हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है, प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप, ध्यान रहे ये स्टेप संख्या में 1 या 1 से अधिक हो सकते हैं, पर ये एक्सोथर्मिक होने चाहिए और इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ताकि रिएक्शन स्पीडली हो सके। अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है या स्टेप एंडोथर्मिक है तो ऐसे प्रोपगेशन स्टेप प्रैक्टिकली रिपोर्ट नहीं होंगे, रिएक्शन में नहीं पड़ेंगे। तो अब जो यहाँ पर फिनाइल, ये जो आपने CH2, ये जो हमारा फ्री रेडिकल यहाँ पर बना है, ठीक है, ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पर हमारा बना है, ये फ्री रेडिकल दूसरे इथीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, ध्यान दीजिएगा ऐसे। तो चूंकि अटैकिंग स्पीसीज फ्री रेडिकल है तो ये बॉन्ड भी फ्री रेडिकल मैनर में ही क्लीव करेगा और फिर ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे। C6H5 CH2 और ये जुड़ गया तो फिर CH2 फ्री रेडिकल। नाउ ये इसी तरीके से फिर इथाइलिन के अगले मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ठीक, और जब ये अटैक करेगा तो ये चेन आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी, ठीक, आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके की चेन में तब्दील होगा, CH2 ऐसे, ठीक, बराबर। तो ये चेन लंबी होती जाएगी। लास्ट स्टेप आता है जिसको हम लोग कहेंगे टर्मिनेशन स्टेप। अब सपोज करो हमको पॉलीमर मिल गया तो हम अब रिएक्शन को स्टॉप करना चाहें, तो स्टॉप करने के लिए या तो फ्री रेडिकल इनहिबिटर दिए जाते हैं, एब्जॉर्बर दिए जाते हैं, या किसी पर्टिकुलर रेडिकल का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है ताकि ये रिएक्शन एक लेवल के बाद स्टॉप हो जाए। जैसे C6H5 CH2 CH2 ये फ्री रेडिकल बना और इसी के तरीके का एक दूसरा फ्री रेडिकल भी इसमें ऐड है,
ये चलेगा। तो ये प्रोपोगेशन या सॉरी टर्मिनेशन स्टेप में ये दोनों रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ करके मेन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे ऐसे, एंड दैट प्रोडक्ट इज पॉलीथीन। क्लियर है हमारी बात? तो कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा, ये आमतौर पे जितना भी यहाँ पर लिया गया है, चाहे वो पीवीसी हो, चाहे वो पॉन हो, चाहे वो आपका पॉलीथीन हो, ब्यूनाएन हो, ब्यूनाएस हो, रबर हो, उन सभी के केस में हम लोग मोस्टली यही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, यानी 3 स्टेप से गुजरेंगे, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टेप में कोई फ्री रेडिकल इनिशिएटर रिएक्शन को स्टार्ट करेगा और प्रोपगेशन स्टेप में आप कह सकते हैं ये यूनिट्स आपस में जुड़ती चली जाएंगी और पॉलीमर बनेगा, और टर्मिनेशन स्टेप में हम इस सीक्वेंस को बिगाड़ देंगे या फिर फ्री रेडिकल इनहिबिटर मिलाएंगे जिससे कि रिएक्शन अब क्या कर जाए, आपका रुक जाए, स्टॉप हो जाए, दैट इज इन टर्मिनेशन स्टेप। चलेगा? तो चलिए अब एक एक हम पॉलीमर को देखते हैं और साथ में उसका थोड़ा सा यूज भी देख लेंगे कि उसका क्या मेन यूज होता है। ठीक, लेकिन मैकेनिज्म सभी में यही फॉलो की जाएगी करीब करीब। कौन कौन से फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, जिसमें कि इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन, इन 3 स्टेप के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो चलिए इसमें सबसे पहला हम लोग लेते हैं टेफ्लॉन। और जब हम टेफ्लॉन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन, ये भी नाम इसका चलता है इस पॉलीमर का, और इसका भरपूर यूज होता है। आपने देखा होगा कार में जो नीचे का बेस होता है उस पर काहे की कोटिंग होती है, टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है उस पर। साथ ही साथ ऑयल सील या गैस्केट, क्योंकि ये लेस कोरोसिव होता है तो मेटल पार्टिकल इसको क्या नहीं कर पाते हैं, आप करोड नहीं कर पाते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं जो नॉन स्टिक कुकवेयर आते हैं उनमें भी उनकी सरफेस पर किसकी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन कोटिंग होती है। चलेगा? बिल्कुल सिंपल सा है। इसका जो मोनोमर होता है वो होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन ये इसका मोनोमर होता है, और ये जब पॉलीमराइज करेगा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर तो ये देता है आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, या इसी को हम लोग टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। हुआ क्या होगा इसमें? कुछ नहीं भाई, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कैसे बना होगा, आपने टेट्राफ्लोरोइथीन के मॉलिक्यूल लिए होंगे और ये जो टेट्राफ्लोरोइथीन है इनके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये आपस में सीधे जुड़ जाएंगे सब? पहले तो ये करीब ही नहीं आना चाहेंगे, तो इनको करीब लाने के लिए हमें टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स के बीच के स्टेरिक रिपल्सन को कम करता है, हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस को कम करेगा, क्योंकि अगर प्रेशर आप बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है, और वॉल्यूम घटा मतलब स्पेस घटा, यानी मॉलिक्यूल करीब आए। तो जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये मॉलिक्यूल करीब आएंगे और ऐसी स्थिति में फ्री रेडिकल इनहिबिटर है, सॉरी फ्री रेडिकल इनिशिएटर है, तो इनमें बॉन्ड होमोलिटिक मैनर में क्लीव करेगा। और जब बॉन्ड होमोलिटिक मैनर में क्लीव करेगा तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि इनकी एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यानी अब व्यवस्था कुछ ऐसे हो गई। बोलो, यहाँ पर व्यवस्था कुछ ऐसे हो गई, एक एक वैलेंसी इनकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आ गई, दोनों कार्बन। होगा क्या, जो अगल बगल वाले फ्री रेडिकल हैं वो आपस में जुड़ेंगे। बोलो, ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये तो इस तरीके से ये आगे की तरफ जुड़ते चले जाएंगे ऐसे, क्योंकि इनकी इन वैलेंसी पर दूसरा मॉलिक्यूल, उस वैलेंसी पर दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ता चला जाएगा, यानी इसकी रिपीटिंग यूनिट बनेगी CF2, सिंगल बॉन्ड CF2, और ऐसे ढेरों मॉलिक्यूल जुड़ेंगे जितने तुमने यहाँ लिए होंगे। और ये संख्या 10-50 है क्या?
लाखों करोड़ों अरबों में है ये संख्या, चलेगा। तो ये बन गया क्या चीज आपका, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, या इसी को हम लोग कहेंगे क्या आपका, टेफ्लॉन। क्लियर हो गई मेरी बात। तो एन मॉलिक्यूल टेट्राफ्लोरोइथीन के हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए अगर इनको फ्री रेडिकल इनिशिएटर की प्रेजेंस में या पर सल्फेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन का फॉर्मेशन होगा, टेफ्लॉन का फॉर्मेशन होगा। कर लोगे कि नहीं इसको। आते हैं अगले वाले पर। चलिए बालकों, अब अगर हम लोग पॉलीथीन को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जब इथीन के मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होंगे सुटेबल कंडीशन में तो ये यूनिट बनाते हैं, और इस यूनिट के साथ जो पॉलीमर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। यहाँ मैंने सुटेबल कंडीशन इसलिए बोली कि यहाँ आप क्या कैटलिस्ट ले रहे हैं, क्या टेम्परेचर और प्रेशर ले रहे हैं, इस आधार पर ये तय होगा कि बनने वाली पॉलीथीन कैसी है। पॉलीथीन दो प्रकार की बनती है, एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन, नाम से क्या लग रहा है, जिसकी डेंसिटी कम हो, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो लो डेंसिटी पॉलीथीन। और दूसरा जो बनता है वो कहलाता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक्चुअल में होता क्या है कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है उसमें जो पॉलीमरिक चेन्स होती हैं ऐसे, इन चेन में ऑलरेडी ब्रांचिंग पाई जाती है या ब्रांचिंग हो जाती है, और इन ब्रांचिंग का नतीजा ये होगा कि पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में स्पेस दिखाई पड़ेगा चेन के बीच, ये स्पेस दिखाई पड़ेगा। और ज़्यादा स्पेस अगर सेम मास के लिए है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, तो सेम मास का वॉल्यूम अगर बढ़ जाए तो डेंसिटी घट जाती है, क्योंकि डेंसिटी होता क्या है, मास बटे वॉल्यूम। मास फिक्स है, वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो डेंसिटी घट जाएगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो साइड चेन इसमें बन रही हैं ये रिपेल करती हैं, ये रिपेल करती हैं, इस वजह से इस मैटर की डेंसिटी, इस पॉलीथीन की डेंसिटी कम हो जाती है। अब कब होगा ऐसा ही, ऐसा तब होता है जबकि हम बेहद हाई प्रेशर पर होते हैं, 1000 से लेकर के 2000 एटमॉस्फेयर। अपने आप में इतना प्रेशर है, अगर इससे आपको गुजार दिया जाए तो आप बिल्कुल फ्लैट चिपक जाएंगे, ठीक है। तो 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 350 से 570 केल्विन क्या आपका टेम्परेचर, इस प्रेशर और टेम्परेचर पर इसमें ब्रांच ज़्यादा बनेंगी, चलेगा। साथ में हम लोग परऑक्साइड इनिशिएटर लेकर के चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बनने वाली पॉलीथीन होती है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन की खासियत ये है कि केमिकली इनर्ट होती है, थोड़ी सी टफ होगी, इनर्ट होगी, फ्लेक्सिबल। जैसे आप पॉलीथीन लेकर के आते हैं, कभी सब्जी उब्जी खरीदते हैं, तो वो किसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, लो डेंसिटी पॉलीथीन का एग्जाम्पल है। और इनकी खास बात ये है कि ये पुअर कंडक्टर है किसका, आपका इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपने देखा होगा कभी कभी वायर वगैरह अगर नेकेड मेटल उसमें दिखाई पड़ रहा होता और टेप नहीं होता तो लोग पॉलीथीन बांध देते हैं और वो भी काम कर जाता है। कारण क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, आपका नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ मेनली करते हैं, जैसे कि आप कैरी बैग वगैरह जो बनाते हैं, इसके बाद जो इंसुलेशन लगाया जाता है मेटल के ऊपर वायर में, ठीक है, वो भी लो डेंसिटी पॉलीथीन का होता है। जितनी स्क्यूज बोतल्स होती हैं, पीओ और फेको, वो सब भी किसकी बनी होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन की बनी होती है। ड्रायर्स हो गए, फ्लेक्सिबल पाइप्स हो गए, ये सब किसके बने होते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन के बने होते हैं। मैं आपको बताऊं जो पॉलीथीन की इनर्टनेस है ये आज के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो गया है। खास तौर से जो पोल्यूशन है वो हमको इसकी वजह से बहुत तगड़ा देखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो नेचुरल डीके करने वाली चीज़ें हैं वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। नतीजा ये डिकेड से स्टोर है आपका अर्थ सरफेस के अंदर, अलग अलग जगहों पे खुदाई करेंगे तो भी ये निकलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में भी सामने आ रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम दूसरा देखें तो वो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसलिए बोला गया कि नॉर्मल टेम्परेचर और नियर टू आप कह सकते हैं प्रेशर, जो रिपीटिंग यूनिट बनती हैं इन यूनिट में ब्रांचिंग नहीं हो पाती।
जब इनमें ब्रांचिंग नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में इनकी पैकिंग बढ़िया होती, पैकिंग बढ़िया होगी तो इनका स्पेस कम होगा, और स्पेस कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए ये क्या कहलाता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, क्योंकि इनके चेन्स के बीच में रिपल्सन कम होता है, जबकि लो डेंसिटी पॉलीथीन में चेन्स के बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो इसकी कंडीशन याद रखिएगा, इसमें हमें कंपैरेटिव नॉर्मल प्रेशर चाहिए 6 से 7 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर करीब आप कह सकते हैं 333 केल्विन से लेकर के 343 केल्विन तक चलेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि इथाइलिन को हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट यूज करते हैं, हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिसमें जिगलर-नाटा कैटलिस्ट बहुत ही फेमस है। ये ट्राई एल्किल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये कंपोजिशन जिगलर-नाटा कैटलिस्ट कहलाता है। इसमें एल्किल ग्रुप अगर आप इथाइल लेके चलते हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस आती है, चलेगा। तो इस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब ये सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है तो कौन सा आपका पॉलीथीन बनता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। चूंकि इनमें रिपल्सन कम होता है, यानी पैकिंग बढ़िया होती है, यानी इनका स्पेस कम होता है, तो वॉल्यूम कम होने पर डेंसिटी इनकी बढ़ जाती है। तो इस बात को भी यहाँ क्लियर कर दिया कि मोर डेंसिटी ड्यू टू मोर पैकिंग। एक बात और, केमिकली ये इनर्ट होते हैं, जैसा कि आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन भी था, ये मोर टफ होते हैं उसकी तुलना में, हार्ड होते हैं। इससे हम बकेट बनाते हैं, प्लास्टिक चेयर बनाते हैं, डस्टबिन बनाते हैं, हार्ड पाइप बनाते हैं, या ऐसी बोतल्स जो कि हमको बार बार यूज करना होता है उनको बनाते हैं। इवन तो ये चॉक कैरियर जो है उसको भी हम लोगों ने किससे बनाया हुआ है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन HDPL से बना हुआ है, ठीक है। ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन से हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। बोलो भाई, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ आते हैं नए एडिशन पॉलीमर पे। तो बल को अगर हम लोग अगले पॉलीमर की बात करें, नेचुरल रबर की बात करें, तो ये रबर प्लांट से जो मिलता है लेटेक्स, ठीक है, उससे तैयार किया जाता है। और ये रबर प्लांट आपको इंडोनेशिया हो गया, या आप कह सकते हैं श्रीलंका हो गया, ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो उसमें रबर प्लांट की छाल में ऐसे कट लगाया जाता है, तो वाइट कलर का लिक्विड इकट्ठा होता है, उसको हम लोग लेटेक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी लेटेक्स से ये रबर बनाया जाता है। और रबर होता क्या है, ये कोलाइडल डिस्पर्जन है रबर का, किसमें, आपका वाटर में, चलेगा। अब अगर हम बात करें तो नेचुरल रबर जो होता है ये लीनियर पॉलीमर है, किसका, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन कॉमन नेम है कंपाउंड का, IUPAC नेम इसका 2-मिथाइल-ब्यूटा-1,3 डाइईन, 2-मिथाइल-ब्यूटा-1,3 डाइईन, यानी उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ऐसे आपको ये दिखाई पड़ेगा, चलेगा। 2-मिथाइल-ब्यूटा-1,3 डाइईन। इसके N मॉलिक्यूल जब पॉलीमराइज होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, नेचुरल रबर, जिसको हम लोग बोलते हैं cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। तो कैसे ये बनेगा भाई, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो यूनिट होमोलिटिक मैनर में ही आप बनाएंगे, ऐसे ऐसे। तो अब जब आप इसको बनाएंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, फ्री रेडिकल यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना और यहाँ बना। तो ये तो स्टार्टिंग वाला ही कंडीशन है, और ये अगर बन जाए तो नया कंडीशन। तो नया कंडीशन में हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि अब यहाँ ये मल्टीपल बॉन्ड और ये यहाँ पर फ्री रेडिकल यूनिट, अब ऐसी यूनिट आपस में आकर के जुड़ती चली जाएगी। अब इसी तरीके का एक यूनिट और है, आप देखें इसी तरीके का एक यूनिट और आएगा ऐसे, इसी तरीके का फिर एक यूनिट आएगा ऐसे। बोलो भाई, तो अब ये यूनिट आपस में क्या करेगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि किसी भी टाइप के दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो ये और ये जुड़ा, इसी तरीके से ये और ये जुड़ा। तो जरा ध्यान से देखो, जब ये जुड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऐसे।
बोलो भाई। तो आपको एक बात तो पकड़ में आ रही होगी कि ये यूनिट आपस में जुड़ती जा रही है, यानी कि कौन सी यूनिट बनी है? रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट। और इसी पर जो आइसोमर आता है उसको हम लोग कहते हैं सिस, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। चलेगा? सिस क्यों बोला? क्योंकि जो हाईएस्ट प्रियोरिटी या एक जैसे प्रियोरिटी वाले ग्रुप हैं, यहाँ देखो तो मिथाइलिन, दोनों मिथाइलिन एक साइड है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सिस टर्म यूज किया। और 1,4 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो रिपीटिंग यूनिट जुड़ रही है वो पहले और चौथे कार्बन पर जुड़ रही है, तो सिस 1,4। पॉली ढेर सारा, आइसो मतलब दूसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप मौजूद है? मेथिल मौजूद है, तो सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन इस तरीके से बन करके आता है आपका ये रिपीटिंग यूनिट। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, या इसी को नेचुरल रबर हम लोग बोलते हैं। लेकिन नेचुरल रबर की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि अगर आप इसको हीट करो तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। ऑन हीटिंग ये सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर कूल कर दो, ऑन कूलिंग, तो ये ब्रिटल हो जाएगा। अब समस्या खड़ी होगी कि अगर हम नेचुरल रबर से बना हुआ टायर लेकर के जाएं ऐसे एरिया में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसलमेर, राजस्थान वगैरह, तो वहाँ तो पता चला हमारा टायर है पिघल गया। या फिर हम अपनी कार को ऐसी जगह पे लेकर के जाएं जहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम है, जैसे जो आपके आइस एरिया हिमाचल वगैरह जो हो गया, या आप जम्मू कश्मीर साइड में आप जा सकते हैं, तो उन सब जगहों पर चला कि हमारा जो टायर है भुरभुरा करके क्या कर गया? आपका गिर गया। यानी कि नेचुरल रबर प्रैक्टिकली हमारे यूज़ के लिए उतना अच्छा नहीं है, और इसके पीछे एक वजह है कि नेचुरल रबर जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी रखता है, और इलास्टिक प्रॉपर्टी रखने के पीछे कारण क्या है कि इसकी जो चेन्स होती हैं उनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है। जो चेन्स हैं इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स काम करेगा, और जब ये वीक वैन डर वाल्स फोर्स काम करेगा तो ऐसी स्थिति जब आप इनको खींचोगे तो ये अपने आप वापस लौट आने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए रबर को हम इलास्टोमर में भी कंसीडर करते हैं। एक ने कहा कि सर ये जो नेचुरल रबर है ये होमोपॉलीमर है कि कोपॉलीमर? तो मैंने कहा भैया देख लो, एक ही टाइप के तो मैटर का मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके पॉलीमर बना रहा, सो इट इज ए टाइप ऑफ होमोपॉलीमर। चलेगा? कहीं पर भी अगर होमो या कोपॉलीमर का जिक्र आता है तो होमोपॉलीमर वहां बोलिए जहां एक टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन करें, कोपॉलीमर वहां बोलिए जहां दो डिफरेंट मैटर के मॉलिक्यूल्स मिलकर के पॉलीमराइजेशन करें, तो वहां कोपॉलीमर टर्म हम यूज करेंगे। तो ये रबर हमारे प्रैक्टिकली यूज के लिए नहीं है। अगर हमको इस रबर को यूज करना है टायर वगैरह बनाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में इसमें हमें स्टिफनेस लानी पड़ेगी, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके अंदर 5% सल्फर मिला देते हैं। घटना कहलाती है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। क्या कहते हैं इसको? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्कनाइजेशन में होगा क्या कि जो ये चेन्स आप देख रहे हो, ये चेन्स इस सल्फर के आने पर क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगी, क्रॉस लिंक्ड हो जाएंगी। ऐसे ये चेन आपस में अब ऐसे जुड़ जाएंगी। तो इनके आपस में जुड़ने के दो फायदे होंगे। पहला फायदा कि इसकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी, हार्डनेस बढ़ जाएगी। दूसरा आप ये कह सकते हो कि बड़ी मजबूती से पकड़े रहता है, और इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो चेंज हो जाती है। मतलब अब ये उतनी जल्दी क्या नहीं होगा? सॉफ्ट नहीं होगा हीटिंग करने पर, और उतनी जल्दी ब्रिटल नहीं होगा क्या करने पर? आपका कूलिंग करने पर। इस घटना को हम जो सल्फर ऐड करके इसकी स्टिफनेस को बढ़ाते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। बोलो भाई, कर लोगे कि नहीं? तो एक बात आप देखो कि नेचुरल रबर नो डाउट हम कितना यूज कर पाएंगे, हमको तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज करना है, इतना तो प्रोडक्शन ही नहीं है रबर का। तो ऐसी स्थिति में हमें रबर जैसे पॉलीमर चाहिए, और रबर जैसे पॉलीमर क्या कहलाएंगे? आपके सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं, जिनमें कि हम इन प्रॉपर्टीज को और इंप्रूव फॉर्म में लेकर के आएंगे। चलिए,
अब अगर हम लोग सिंथेटिक रबर की बात करें तो नेचुरल रबर में टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम थी, स्ट्रेचिंग पावर भी कम थी, ठीक है। साथ में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के द्वारा घोल दिया जाता था। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने रबर में मॉडिफिकेशन किया या दूसरे टाइप के रबर जैसे आइसोमर बनाने की कोशिश की, तो वो सिंथेटिक रबर कहलाए, चलेगा। तो सिंथेटिक रबर और कुछ नहीं है, सिंथेटिक रबर आर आइदर होमोपॉलीमर्स और ब्यूटा 1,3-डाइन डेरिवेटिव्स और कोपॉलीमर of 1,3-butadiene or its derivative with another unsaturated monomer। तो सिंथेटिक रबर कोपॉलीमर हो सकता है ब्यूटा 1,3-डाइन या इसके डेरिवेटिव्स का, या फिर ये जो सिंथेटिक रबर है ये होमोपॉलीमर हो सकता है ब्यूटा 1,3-डाइन या इनके डेरिवेटिव्स का, जबकि ये कोपॉलीमर हो सकता है ब्यूटा 1,3-डाइन डेरिवेटिव और साथ में कोई अनसैचुरेटेड दूसरे टाइप का ही मॉलिक्यूल लेकर के चलें तो वो क्या बनाएगा, आपका कोपॉलीमर बनाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, एक होमोपॉलीमर का नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन और दूसरा कोपॉलीमर का जिसमें कि ब्यूना एन और हमने क्या लिया है आपका ब्यूना एस लिया है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। होता क्या है इसमें, अगर आप यहाँ पर नियोप्रीन के यूज को देखेंगे तो नियोप्रीन वेजिटेबल ऑयल वगैरह से रेजिस्टेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में इसका इस्तेमाल हम लोग कन्वेयर बेल्ट्स जो होती हैं, गैस्केट जो होता है, हॉर्स होता है, इसमें करते हैं। जबकि यहीं पर ब्यूना एन की अगर बात कर लो तो ये पेट्रोल डीजल के लिए भी रेजिस्टेंट होता है, उसमें भी सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल ऑयल सील बनाने के लिए या टैंक की लाइनिंग के लिए भी करते हैं। नियोप्रीन बनता कैसे है, नियोप्रीन कैसे बनाएंगे आप, तो इसके लिए हम इसका मोनोमर लेते हैं क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन में और कुछ नहीं है, ये भी ब्यूटा 1,3-डाइन है, बस अंतर इतना है कि जहां हम मेथिल लगाते थे वहां क्लोरीन लेकर के चलेंगे। एन मॉलिक्यूल लिया, पॉलीमराइजेशन होगा, सिमिलर फैशन में कराएंगे आप। बोलो भाई, ऐसे आपने होमोलिटिकली बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर फ्री रेडिकल और यहाँ बनेगा, ये आपस में मिल जाएगा ऐसे, और ये वैलेंसी यहाँ पर ऐसे फ्री हो जाएगी। तो अब ऐसी यूनिट आकर के जुड़ती चली जाएंगी कि नहीं, तो अगर जुड़ती चली जाएंगी तो फिर हम ऐसे बना सकते हैं इसको, एक इसी यूनिट को ले आकर के अगर हमने जोड़ दिया ऐसे, बोलो, तो ये जो बनता है दैट इज कॉल्ड क्या आपका नियोप्रीन, और इसकी अगर आप रिपीटिंग यूनिट देखेंगे तो ऐसे दिखाई पड़ेगी, ये दैट इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ नियोप्रीन, चलेगा। इसी तरीके से अब अगर हम ब्यूना एन या ब्यूना एस की बात करें तो फिलहाल ये क्या है, होमोपॉलीमर है। ब्यूना एस या ब्यूना एन की बात करें तो ये कोपॉलीमर है। क्यों भाई, ब्यूना से हमारा मतलब है ब्यूटा 1,3-डाइन, ये ले लिया हमने, और एस से हमारा मतलब होता है स्टाइरिन, ऐसे हम यहाँ एक बेंजीन रिंग लगा दें, C6H5 ले लें, तो सिमिलर पैटर्न पर यहाँ पर भी होगा, सिमिलर पैटर्न पर होगा पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ आप होमोलिटिकली बॉन्ड को क्लीव करेंगे ऐसे फिश हुक से, तो यहाँ फ्री वैलेंसी बनेगी, इसी तरीके से इसमें ऐसे क्लीव करेंगे, यहाँ फ्री वैलेंसी बनेगी और ये वैलेंसी यहाँ आकर के जुड़ेगी, तो व्यवस्था कुछ ऐसे बना, बोलो भाई, ऐसे बना। यहाँ पर एक वैलेंसी से ये जुड़ गया इससे, ये वैलेंसी आपकी आगे जुड़ने के लिए है, और साथ में यहाँ पर क्या लगा हुआ है C6H5, ठीक। तो फिर इसके साथ फिर ये यूनिट आकर के जुड़ेगी ऐसे, ठीक, फिर ये ऐसे, तो ये मामला इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ये C6H5 ऐसे, ठीक है जी, ये यहाँ पर चलेगा। तो इसकी अगर हम रिपीटिंग यूनिट बनाएं तो ये इस तरीके से इसकी रिपीटिंग यूनिट बनती है। ये क्या हो गया आपका ब्यूना एस, एस फॉर स्टाइरीन, और ब्यूना मतलब ब्यूटा 1,3-डाइन।
यही अगर हम ब्यूना एन की बात कर लें, यहां पर ब्यूना एन की बात कर लें तो बालकों ब्यूना एन में और कुछ नहीं है, बस जहां तुमने स्टाइरीन लिया है वहां पर आप लोगे नाइट्राइल लेंगे। ये हमने ले लिया ब्यूटा 1,3 डाइन और ये हमने ले लिया इथाइन नाइट्राइल, चलेगा ये ऐसे। तो अब इसमें भी अगर हम देखें तो फिर सिमिलर मैनर में आपका बॉन्ड होमोलिटिकली आप क्लीव करोगे, और जब आप होमोलिटिकली क्लीव करोगे तो ये दोनों फ्री रेडिकल मिल करके यहां पर बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों वैलेंसी फ्री। उसी तरीके से यहां पर भी ये दोनों वैलेंसी होगी और एक वैलेंसी के साथ में ये आकर के इससे जुड़ेगा। तो जुड़ेगा जब तो ये यहां आया कार्बन, ये साइनाइड, और इससे फिर ये मॉलिक्यूल आकर के ऐसे जुड़ेगा, ऐसे। पकड़ रहे हो मेरी बात को? ये मॉलिक्यूल फिर आकर के इससे जुड़ेगा। ये 4 कार्बन यहां रहा, ये आया ये 5वां कार्बन और ये रहा 6ठा कार्बन। 1 मिनट, ये यहां पर आके जुड़ेगा ये 5वां कार्बन, अब इससे आएगा ये 6ठा कार्बन, ऐसे। इसको आप ऐसे भी चला सकते हैं, ये पकड़ रहे हो इस चीज को? तो ये 4, ये 5वां, ये 6ठा, ठीक। तो अब अगर इसकी रिपीटिंग यूनिट की बात कर ली जाए तो ये इसकी रिपीटिंग यूनिट है, यहां से ये इसकी रिपीटिंग यूनिट है, चलेगा? बोलो भाई। ये यहां पर आकर के जुड़ता चला जा रहा है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगा? ब्यूना एन। कर लेंगे, कोई दिक्कत? बोलो भाई। तो ब्यूना एस देख लिया, ब्यूना एन देख लिया, सिंथेटिक रबर में हमने न्यूप्रिन देख लिया, चलेगा? अब कुछ और की बात करते हैं, चलिए। तो अब हम इन 4 एडिशन पॉलीमर की बात करते हैं। ये चारों करीब करीब एक जैसे हैं, बस इनके मोनोमर अलग अलग हैं, बाकी इनका मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन भी एक ही टाइप का है और ये चारों ही आपके होमो पॉलीमराइजेशन में आएंगे। सबसे पहला लेते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, चलेगा? इससे हम लोग रेनकोट बनाते हैं, जो हैंडबैग्स होते हैं, या विनाइल फ्लोरिंग करते हैं, या वाटर पाइप बनते हैं, पीवीसी से बनते हैं। पीवीसी एक्चुअल में एन मॉलिक्यूल विनाइल क्लोराइड का लिया जाएगा, ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और चूंकि ये विनाइल क्लोराइड है तो एक हाइड्रोजन हटा करके आप Cl लगाएंगे। तो अब इसके एन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होंगे। पॉलीमराइजेशन का तरीका वही रहेगा, होमोलिटिक मैनर में आप बॉन्ड को क्लीव करके रेडिकल बना लीजिए और ऐसे रेडिकल्स को आपस में जोड़ते चले जाइए। बोलो भाई, इनको आपस में जोड़ते चले जाइए। CH ये वैलेंसी यहाँ फ्री, ये वैलेंसी यहाँ फ्री। अब क्या होगा? इसी के साथ इसकी दूसरी यूनिट आकर के जुड़ेगी, Cl CH2, तो ये इसी तरीके से जुड़ता चला जाएगा। तो इसकी यूनिट अगर बनाओगे तो ये N मॉलिक्यूल लेके चले हो तो N यूनिट ऐसे ही आ जाएगा। ये इसकी रिपीटिंग यूनिट है। तो ये रहा आपका विनाइल क्लोराइड, बोलो भाई, ये आपका विनाइल क्लोराइड और ये इसकी रिपीटिंग यूनिट, और ये इसका पॉलीमर क्या रहा आपका? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो क्या इतनी छोटी सी बात दिमाग में नहीं रख सकते हम लोग पीवीसी के बारे में? मेनली वाटर पाइप्स बनाने के लिए, विनाइल फ्लोरिंग के लिए इसमें इसका इस्तेमाल होता है। बोलो, चले आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो दूसरा आते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पान या ओरेलॉन। तो ये पेन है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये बेसिकली सब्स्टिट्यूट माना जाता है ऊन का। तो नेचुरल ऊल जो होता है कम होता है, जबकि ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, तो हम ऊल को रिप्लेस करते हैं इसी के फाइबर के द्वारा। तो कैसे बनता है ये? एक्रिलोनाइट्राइल,
CH2 डबल बॉन्ड CH(CN), इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है और ये पॉलीमराइज करेगा, सिमिलर मैनर में पॉलीमराइज करेगा। बॉन्ड को तोड़ करके फ्री रेडिकल बनाइए और ऐसे दो यूनिट को ला करके जोड़ते चले जाइए, CH2 CH(CN), फिर इससे जोड़िए CH2 CH(CN), फिर जोड़िए ऐसे, बोलोगे तो जोड़ते चले जाओगे कि नहीं जोड़ते जाओगे। तो ये इसकी कौन सी यूनिट बन करके तैयार हो गई, रिपीटिंग यूनिट। इसी को हम लोग बोलते हैं पैन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। तो मैंने यहाँ पे बता भी दिया है कि सब्स्टिट्यूट है किसका, आपका ऊन का, जो कि कमर्शियली किन फाइबर्स के रूप में बनता है, ओरेलॉन या एक्रिलीन के नाम से बनता है और ये फेमस है। कर लेंगे। सिमिलर आता है एकदम बिल्कुल इसी के जैसा आता है पॉलीस्टाइरीन, तीसरा वाला पॉलीस्टाइरीन। ये तीनों पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन लास्ट में एनसीईआरटी में एक टेबल में दिए गए हैं। तो पॉलीस्टाइरीन के लिए क्या होता है, हम लोग लेते हैं स्टाइरीन मॉलिक्यूल, विनाइल बेंजीन को स्टाइरीन कहा जाता है। ऐसे CH2 CH, ये रही आपकी बेंजीन रिंग। N मॉलिक्यूल लोगे, पॉलीमराइज करेंगे और पॉलीमराइजेशन का तरीका बिल्कुल क्लियर रहेगा। दोनों में हम कौन सा क्लीवेज कराएंगे, यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज कराया और इसके मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे ऐसे ही जोड़ दोगे। तो ये इसकी कौन सी यूनिट होगी, रिपीटिंग यूनिट, और ये पॉलीमर कहलाएगा पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का बेसिक यूज जो हम लोग करते हैं टॉयज बनाने में और रेडियो और टेलीविजन जो होता है उनके कैबिनेट्स, जो केसिंग होती है, उसको बनाने में किया जाता है। चलेगा। लास्ट आते हैं पॉलीप्रोपाइलीन पर। तो पॉलीप्रोपाइलीन में कुछ नहीं है, इसका इस्तेमाल रोप, टॉयज, पाइप, फाइबर इन सब में किया जाता है। और यहाँ पर हम प्रोपाइलीन का मॉलिक्यूल लेते हैं, मतलब यहाँ बेंजीन रिंग की जगह पे मेथिल ग्रुप आ जाएगा। N मॉलिक्यूल लोगे, सिमिलर मैनर में पॉलीमराइज करेगा और यहाँ पर भी ये यूनिट ऐसे बनती है, दैट इज द रिपीटिंग यूनिट एंड द पॉलीमर इज पॉलीप्रोपाइलीन। तो कर सकते हैं इसको, बोलो बात। अगर आप इतना जानते हो तो एडिशन पॉलीमर के बारे में सफिशिएंट है, इसके बाहर एडिशन पॉलीमर से कुछ नहीं आता। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स को। बोल कोई दिक्कत? तो भैया अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कम से कम चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और अगर पुराने हैं तो कम से कम लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो उसको पूछिए, तभी तो हम आपका जो भी डाउट है उसको दूर कर पाएंगे। जिस भी चैनल से आप हमसे जुड़े हुए हैं उससे ज़रूर आप हमसे कम्युनिकेट करें, ताकि हम लोग अपनी चीज़ों को डे बाय डे बेटर करते जाएं। चलेगा? बोलो भाई, कर लोगे? कोई दिक्कत? आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद को।